नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का भाग 6 करेंगे। बच्चों, हम इसमें इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। इसमें हम इसके 20 प्रश्न लेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि इन प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से याद कर लिया, तो इस बात की गारंटी है बोर्ड परीक्षा में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और बच्चों, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको समझ में आता है तो इन सभी क्लासों को लाइक करते रहिए। बच्चों, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसको जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आप जितनी शिक्षा ग्रहण कर सको उतनी आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके 5 भाग अगर आपने नहीं देखे हो पिछले, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो 5 भाग अच्छी तरह से देख ले। ये सारे प्रश्न आपको याद है। जो छात्र, जो भी स्टूडेंट्स ये पूरे 5 भाग देख चुका है, उनको ये सभी प्रश्न बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन में देखो, सीसा है, पारा, सोडियम, लोहा। तो जिस भी स्टूडेंट को आता है वो मुझे कमेंट करे, कमेंट करके बताए कौन सी धातु इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए भैया, कमेंट कीजिए। जिसको भी आ रहा हो कमेंट करें, और आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और भी छात्र हमसे इस लाइव सेशन में जुड़ सके। बच्चों, आप इसे शेयर करते रहिए ताकि ये गरीब छात्रों तक पहुंच सके। तो बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो देखो, इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा सोडियम। क्या आ जाएगा? सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन धातुओं में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? स आ जाएगा। बताया था ना कि सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे तो ये क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। तो यहाँ जो धातुएं दे रखी है, इन धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम आ जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? कौन सी अधातु ऐसी है जिसमें चमक होती है? बताया था मैंने, अच्छी तरह से आपको बताया था। क्या बताइए? सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर आयोडीन है? कौन सी अधातु ऐसी है जिसमें चमक होती है? वरना अधातुएं चमक युक्त नहीं होती है। धातुओं की सतह चमकीली होती है जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी होती है जो चमकीली होती है। बताइए, कमेंट कीजिए। जिसको आ रहा हो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जिसको भी आ रहा है बताइए, और इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सके। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं वहां पर आप इस सेशन को शेयर कर दे। तो बताइए बच्चों, कौन सी अधातु है जो चमक युक्त होती है? तो बच्चों, ये है आयोडीन। कौन सी? आयोडीन। मतलब आपके द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या होती है? चमक युक्त होती है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में कौन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में, वरना लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, और एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए, क्या वो कार्बन है, क्या ब्रोमीन है, क्या फास्फोरस है, या फिर सल्फर है? कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक करते रहिए। आप सपोर्ट करते रहिए। जितना आप सपोर्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बताइए, कमेंट कीजिए जिसको भी आ रहा हो, कौन सी धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। मतलब ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान से आप समझना भाई। कार्बोनेट एसिड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में
या फिर सीमित वायु में, यानी कि कार्बोनेट अयस्क को या तो वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में गर्म करने पर को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों, कमेंट करिए, जिसको आ रहा हो कमेंट करिए। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को क्या निस्तापन कहेंगे, या वर्जन कहेंगे, या संयोजन कहेंगे, या फिर दहन कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बच्चों, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को निस्तापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन। तो ऑप्शन राइट आंसर आपके हो जाएगा, क्योंकि देखो मध्य अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनमें दो तरह की अशुद्धियां पाई जाती है, मैंने बताया था, एक तो कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को कौन सी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? निस्तापन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पांचवा देखो, ये भी मैंने लिया है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं। बताया था मैंने भी, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं दो तरह की अशुद्धियां पाई जाती हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को शुद्ध करने की विधि है निस्तापन। तो बताइए सल्फाइड अयस्क को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? क्या निस्तापन है, वर्जन है, दहन है, या फिर संयोजन है? तो चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी कि वर्जन। क्या हो जाएगा? वर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने इसके पिछले 5 भाग देखे हैं तो बच्चों, यहाँ पर आपको विज्ञान पढ़ाई नहीं सिखाई भी जाती है, तो आप अच्छी तरह से सारे भाग देखें। इस बात की गारंटी, आप विज्ञान में परफेक्ट हो जाओगे, एकदम से परफेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अयस्क से गेंग को दूर करने को कहते हैं। अयस्क से गेंग को दूर करने को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, वर्जन कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं, या फिर अपचयन कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्न नंबर 6 का आंसर मुझे कमेंट करें। जिस बच्चे को आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताए इसको क्या कहा जाता है। तो देखो, गेंग क्या होता है? गेंग हम जब धातुएं हमें जमीन से प्राप्त होती है, पृथ्वी से प्राप्त होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और अयस्क के साथ धूल, मिट्टी आदि के कण होते हैं जिन्हें गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंग। तो गेंग को दूर करने, गेंग को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? बता सकते हो तो कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट करिए मुझे, कौन कौन देखिए लाइव सेशन में है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, गेंग को दूर करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों समृद्धिकरण। क्या कहते हैं? समृद्धिकरण। देखो पॉइंट था अपने एक, अयस्क को का समृद्धिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स। क्या हो जाएगा? स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। 20 प्रश्न करेंगे टोटल, इसमें 20 बोर्ड परीक्षा में एक भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप रट लो इन्हें अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 7, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु है। सीसा और टिन दोनों को मिलाने से कौन सी धातु प्राप्त होती है? सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या अमलगम है, क्या कांसा है, या सोल्डर है, या इन तीनों में से कोई नहीं है? बताइए, कमेंट करिए मुझे, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा एवं टिन की मिश्र धातु क्या है बच्चों? इस सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, जरूर इनके आंसर आप मुझे बताएं। किस किस बच्चे को, कौन कौन बच्चा पढ़ता है ये मैं भी देखूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताओ सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर आप बताएं। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या है? तो बच्चों, सीसा और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर। क्या बनता है इनसे? सोल्डर। सब ऑप्शन राइट आ जाएगा। और इसका गलनांक बहुत कम होता है। सीसे और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है।
आगे समझ में? तो ये 7 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 8, ध्यान से आप देखते जाइए। देखो, एसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? चलो बताइए, एसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्या तांबे की, एल्यूमिनियम की, जस्ते की या फिर चांदी की? किसकी परत चढ़ाई जाती है? कमेंट करिए भाई। जिस जिस छात्र को आ रहा है, जिस जिस विद्यार्थी को आ रहा है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका आंसर आपके क्या होने वाला है। साथ ही साथ आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि इस चैनल पर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। पूरा कोर्स गणित और विज्ञान का कोर्स लाइव चल रहा है। गणित की ये क्लास आपको डेली 8 बजे चलती है। इसके बाद आपको 9 बजे गणित की क्लास आपके 9 बजे चलती है और विज्ञान की ये क्लास डेली आपके 8 बजे चलती है। तो आप देखना न भूले, डेली आप इस क्लास को देखें और लाइक कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर ले। तो बताइए, एसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है भाई। किसकी? जस्ते की। लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाना एसद लेपन कहलाता है। एसद लेपन की परिभाषा भी अच्छी तरह से याद कर लो। लोहे पर या फिर इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसद लेपन कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? ऐसी धातु, क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है? बताइए बच्चों, कौन सी? क्या लिथियम है, या सोडियम है, या पोटेशियम है, या फिर सभी है? इन तीनों ही है क्या, या फिर इन तीनों में से कोई एक है? कमेंट करके मुझे बताइए, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हैं? चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं तीनों में कौन सी है? कमेंट करके बताइए मुझे। कमेंट कीजिए भाई, जिस जिसको आ रहा है, जिसने 5 भाग पूरे पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं, वो बच्चा प्रत्येक प्रश्न का आंसर मुझे बता सकता है। बताइए मुझे, कौन सी धातु है जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? तो लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। इसका मतलब द ऑप्शन राइट आ जाएगा। इनकी तीनों को ही चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, विद्युत व उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? विद्युत व उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? सभी धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, मतलब उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है और उष्मा भी प्रवाहित होती है। लेकिन कुछ धातु ऐसी है जो विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। बताइए ऐसी धातुएं कौन सी हैं? क्या सीसा है, या फिर मरकरी है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है? क्या राइट आंसर आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों। सीसा और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। मतलब न तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और न ही इसमें उष्मा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखो, 11 नंबर देखो, विद्युत व उष्मा की सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत व उष्मा की सुचालक अधातु, यहाँ पर अधातु है भाई, अधातु। विद्युत व उष्मा की सुचालक अधातु कौन सी है? वैसे तो सभी अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। सभी अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, मतलब अधातुओं में न तो विद्युत प्रवाहित होती है न ही उष्मा प्रवाहित होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जिसमें विद्युत भी प्रवाहित होती है और उष्मा भी प्रवाहित होती है। ऐसी अधातु कौन सी है? क्या ग्रेफाइट है, क्या कार्बन है, क्लोरीन है, या फिर आयोडीन है? कौन सी है बच्चों? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है? तो ये आपके ग्रेफाइट है, इसमें अ ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती हैं। अगला देखो 12वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। निम्न धातुओं में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? बताओ बच्चों, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु मतलब उसके साथ ज्यादा अशुद्धियां नहीं होती हैं, वो प्योर होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऐसी धातु का नाम बताए। क्या सोडियम है, गोल्ड सोना है, पोटेशियम या एल्यूमिनियम है? कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, कौन सी धातु ऐसी है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो बच्चों ये गोल्ड, क्या है? गोल्ड, मतलब ब ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 16 ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, और सोने के अलावा चांदी भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इन दोनों को अच्छी तरह से आप याद कर ले, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद 8 प्रश्न और हम इसके करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक आप इसका। अब देखो प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान से समझना। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है, तो बताइए बच्चों क्या नाम है? क्या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या एक्वारेजिया है, या सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता किसमें है? आप कमेंट करके बताइए यदि आपको आ रहा हो तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया, मतलब ब। और एक्वारेजिया कैसे बनता है बताया था मैंने, HCl के तो 3 भाग और HNO3 का 1 भाग, अगर इनको 3:1 में मिला दें तो क्या बन जाता है? अम्लराज बन जाता है, एक्वारेजिया बन जाता है, जिसमें सोने और प्लेटिनम को भी गलाने की क्षमता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, Fe2O3 आयरन थर्ड का सूत्र है, ये आयरन थर्ड, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम, और रिएक्शन करके बन रहा है Fe एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या उत्सर्जित हो रही है? ऊष्मा। तो बताइए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम बताइए। तो बच्चों क्या इस अभिक्रिया का नाम एनोडीकरण है, थर्मिट है, एसिड लेपन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आयरन थर्ड के साथ अगर हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाएं तो जो भी आपको पदार्थ प्राप्त होता है, जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, उसमें अत्यधिक ऊष्मा के साथ होता है और वो लिक्विड के रूप में होता है, ठीक है। तो और उनका उपयोग रेल की पटरियां बनाने के लिए और मशीनों के जो पुर्जों की दरारें होती हैं उनको बंद करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो बताइए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 15, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए सक्रियता श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और कौन से तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखो क्या पोटेशियम है, क्या सोडियम है, क्या मैग्नीशियम है, या फिर कैल्शियम है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मरकरी? कौन सी धातु इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिन जिन को भी आ रहा हो वो मुझे कमेंट करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस क्लास को शेयर करते रहिए ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सके। तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर मरकरी है? तो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है।
अगर बच्चों यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं होता और दूसरा होता तो फिर हम क्या लिख सकते थे, आयरन, क्योंकि आयरन भी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला देखो प्रश्न नंबर 17, निम्न में गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है, बताइए क्या सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या फिर सिल्वर है। गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? जिसको भी अच्छी तरह से बताया था मैंने धातुओं को, गर्म के साथ कौन अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करती है, और जल के भाप के साथ कौन अभिक्रिया करती है, और या फिर अभिक्रिया ही नहीं करती है। तो ऐसी धातु का नाम बताएं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। बता सकते हो क्या? कमेंट करिए जिसको आ रहा हो। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? ये है मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। तो यहाँ स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 18, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? अगर आप धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? कौन सी गैस? कमेंट करके बताएं मुझे। अच्छी तरह से अभिक्रिया समझाई थी मैंने आपको कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है। बताइए बच्चों, कौन सी गैस बनाता है? तो ये बनाएगा आपके हाइड्रोजन। तो इसमें ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 19वां प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा या फिर सोना, कौन सा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? बहुत अच्छी तरह से आप इसका आंसर बता सकते हो। तो जिस बच्चे को भी आ रहा हो वो कमेंट करे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है बच्चों? हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखो लास्ट 20वां प्रश्न है आपके, निम्न में से उपधातु के उदाहरण हैं। निम्न में उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इनमें उपधातु कौन कौन सी है? क्या सिलिकॉन है, क्या जर्मेनियम है, क्या ऑर्सेनिक है, या फिर ये तीनों ही उपधातु हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए उपधातु के उदाहरण। जिन बच्चों ने इसके पिछले 5 भाग अच्छी तरह से पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनको नहीं आ सकता। सभी क्वेश्चन उनको आसानी से आ जाएंगे। तो बच्चों ये तीनों ही उपधातु के उदाहरण हैं, तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो गए। कल की जो क्लास है उसमें 21 से 40 तक छोटे वाले लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी और इस 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आए।